हेलो एवरीवन, जनरल साइंस में जीव विज्ञान आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक सेल, कोशिका। कोशिका पादप और कह सकते हैं जंतु, दोनों के लिए सबसे आधारभूत इकाई के तौर पे जाना जाता है। कोशिका एक ऐसा टॉपिक भी है जनरल साइंस के अंतर्गत जहाँ पर आपको क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर कोशिका के हर उस तथ्य को यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे आते रहते हैं। तो ऐसे सभी टॉपिक्स का हम एक एक करके यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। जनरल साइंस के अंतर्गत हम यहाँ पर इसको अच्छे से स्टडी करें। तो चलिए आज देखते हैं सेल में क्या है, इसके महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं और क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखिए, सेल में आपको सेल के टाइप्स पता होने चाहिए। सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स कौन कौन से आते हैं। सेल के टाइप्स के बारे में जैसे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के बारे में क्वेश्चन होता है। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस होते हैं। जंतु कोशिका, पादप कोशिका से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर बेसिक फंडे के तौर पर यहाँ पर सेल से रिलेटेड इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेलिंग देखेंगे, इनके मध्य आने वाले अंतर को पढ़ेंगे और जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं उन चीज़ों का यहाँ पर आकलन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेल जो दो टाइप्स की होती हैं उसमें एक होता है आपको प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर आपको एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स की कोशिकाओं में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसकी एक एक जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम के लिए ज़रूरी जो पहलू हैं वो क्या है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें आपको केंद्रक का अभाव होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें क्या है, आपको केंद्रक यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि क्या इनमें आपको केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होती है। तो यहाँ पर दूसरा जो फैक्ट है, जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक से ना तो जुड़ी हुई झिल्ली आपको पाई जाती है, ना उसमें पाए जाने वाली आपकी केंद्रिका होती है, तो इनका भी अभाव रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक केंद्र में ना तो केंद्रक है, ना केंद्रक झिल्ली है, और ना ही यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रिका है। इसके बाद गुणसूत्रों की स्थिति, क्या इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको गुणसूत्र जो कि अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा यहाँ पर देखे जाए तो ये आपको निर्मित होते हैं, वो यहाँ पर आपको जरूर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको पाए जाते हैं। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं यहाँ पर, इसमें आपको जो इसका एक डिजाइन यहाँ पर है, आपको देखो इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें राइबोसोम है, इसमें प्लाज्मिड है, पिल है, कैप्सूल है, सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म की एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फ्लैजिला ये देखिए जो यहाँ पर है वो आपको देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियोइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरीके से सेल्यूलर डीएनए जो होता है वो यहाँ पर आपको सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में न्यूक्लियोइड जो कि यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन एरियाज में आपके न्यूक्लियोइड मौजूद रहते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के संपर्क में यहाँ पर आपको ये रहता है, ये आपका एरिया जो यहाँ पर है, आपको ये पूरा यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म की एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी का, लाइसोसोम यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाया क्या जाता है, राइबोसोम उपस्थित है, सिर्फ राइबोसोम उपस्थित है, लेकिन बाकी चीजें नहीं पाई जाएंगी। ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही उसमें हरित लवक है, ना ही उसमें गोल्जी का होते हैं, और ना ही उसमें लाइसोसोम होते हैं। इमेजेस ध्यान रखिएगा, इमेजेस में देखिए ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या देखिए इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ ये जुड़े नहीं होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन का भी यहाँ पर देखा जाए तो ये पूर्णतः अभाव आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। साथ ही इसमें देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर एक ही होती है, डबल नहीं होती हैं, और जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल देखे जाए तो इसके एग्जाम्पल हैं। कभी भी आपको एग्जाम्पल देना हो, जैसे ये यहाँ पर एक जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है आपकी, आपको प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। साथ ही नीलहरी शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं, यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल से फंडे आपको ध्यान रखने हैं। केंद्रक का अभाव है, केंद्रिका का अभाव है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा यहाँ पे निर्मित होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, राइबोसोम यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, लेकिन ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना हरित लवक, ना गोल्जी का, ना लाइसोसोम। डीएनए प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का लेकिन अभाव होता है। गुणसूत्रों की संख्या सिंगल होती है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के रूप में जीवाणु और नीलहरी शैवाल। क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझ लेंगे, उसके फैक्ट को समझ लेंगे, तो आसान हो जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ें मोस्टली आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है वो ही आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। जैसे उसमें केंद्रक नहीं था, लेकिन इसमें देखा जाए तो पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। ठीक है,
उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं थी, केंद्रिका भी नहीं थी, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और केंद्रिका भी उपस्थित है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में देखा जाए तो झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग होते हैं। जैसे उसमें देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, लवक इत्यादि चीजें नहीं पाई जा रही थी, लेकिन इसमें सब कुछ पाया जाएगा, सीधा सीधा सारे कोशिकांग यहाँ पर आपको उपस्थित देखने को मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक पाया जाता है, वहां पे देखा जाए तो एक गुणसूत्र ही पाया जाता था, और डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर ये सभी कोशिकाएं सभी पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं। तो एक अगर याद कर लिया आपने, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स याद हो गया तो उसका बस अपोजिट कर देना है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको जीवाणु उसमें देख लीजिए, एल्गी उसमें देख लीजिए, बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल से फैक्ट है, आप कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते। एक को याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट करते जाओ, अर्थात जो चीज उसमें है या नहीं है वो यहाँ पर आपको, उसमें जो नहीं होगा ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पाई जाती हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हो गई, तो इसके बाद आता है दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है कि भाई जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जंतु और पादप कोशिका में यहाँ पे क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे जो जंतु और पादप कोशिका हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए इनके आकार और साइज को देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के आकार साइज में क्या अंतर है। तो जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, और पादप कोशिकाएं जो होती हैं बड़ी होती हैं। साइज देख लीजिए, ये 10 से 30 यहाँ पर म्यूक्रॉन की होती हैं, और यहाँ पे देखिए 10 से आपको 100 म्यूक्रॉन की यहाँ पर आपको इनका साइज होती है। आवृत्ति अर्थात शेप की बात करते हैं, ठीक है। जंतु और पादप कोशिका का शेप कैसा होता है। जंतु कोशिका के देखिए तो यहाँ पर विभिन्न आकृतियां होती हैं, गोलाकार, अनियमित आकार की भी ये हो सकती है। तो पादप कोशिका कैसी हैं, ज्यादातर आकार में समान होती हैं, चौकोर और घनाकार होती हैं। तो जंतु कोशिकाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, ये ज्यादातर समान हैं, ये गोलाकार अनियमित हैं, ये चौकोर घनाकार है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल, बस वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक जो फंडे हैं, जो फैक्ट हैं, आपको वन लाइनर ध्यान रखना है, यहाँ पर यही मेन चीजें पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा संग्रह कैसे करते हैं। देखिए जो जंतु कोशिकाएं होती हैं ऊर्जा संग्रह का जो कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में करती हैं। सारी जो ऊर्जा संचयन होता है, जो भी चीजें खाते हैं वो किस रूप में आपकी बॉडी में जाके संचित होता है जंतुओं में, कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में। वहीं अगर हम बात करें कि पादप कोशिका कैसे करती है, तो पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। वृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ कैसी है, तो देखिए जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होती है, ठीक है। वहीं पादप कोशिकाओं में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि करने से होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको दोनों की वृद्धि यहाँ पे कोशिकाओं के लगातार विभाजन के फलस्वरूप देखने को मिलती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति की बात करते हैं, किसमें यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली यहाँ पे पाई जाती है। जबकि पादप कोशिकाओं में देखा जाए तो यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये आपको देखा जाए तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बेसिक फंडा है, जो बेसिक अंतर यहाँ पे पादप और जंतु कोशिका के अंदर है। इसके अलावा कुछ और अंतर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और कौन कौन से अंतर हैं, देखिए सिलिया यहाँ पर देखा जाए तो आपको जंतु कोशिकाओं में ये पाई जाती है, और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को गति प्रदान करना, ठीक है। तो जो जंतुओं के अंदर जो गति यहाँ पर मूवमेंट्स जो होते हैं उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पे सीलियास पाए जाते हैं, और यह पादप कोशिकाओं में देखा जाए नहीं पाए जाते हैं, और मोस्टली देखा जाए तो पादप आपको एक जगह स्थिर मिलते हैं। इसके अलावा साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पर आपको जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस केंद्रक के द्रव्य विभाजित होने के दौरान की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। वहीं पादप कोशिका में बात करें तो साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका यहाँ पर आपको विभाजित होती है। तो दोनों ही संदर्भ में आपको देखा जाए साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में होती है। यहाँ पर केंद्रक द्रव्य विभाजन हो रहा है, और यहाँ पर कोशिका पट्टिका निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए लवक की बात करते हैं। प्लास्टिड से देखा जाए तो जंतु कोशिका में कोई लवक नहीं पाए जाते हैं, कोई लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे पादप कोशिका में यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर आपको जरूरी है, जिसके कारण वो भोजन का यहाँ पे निर्माण करते हैं। इसके अलावा रसधानी की बात करते हैं। रसधानी क्या जंतुओं में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे जंतु कोशिकाएं जो होती हैं कई छोटी छोटी रसधानियां यहाँ पर होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जो पादप कोशिका में करीब 90% यहाँ पे स्थान आपको घेरती है।
तो बेसिक जो अंतर है पादप और जंतु कोशिका के अंदर वो यहाँ पर इन्हीं फैक्ट के आधार पे है। आपको इन अंतर को ध्यान में रखना है क्योंकि जंतु और पादप कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जिनको लेकर के कई बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आता रहता है वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर को लेकर भी होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में हम अंतर को भी साथ साथ देख लेते हैं। देखिए समसूत्री जो विभाजन है इसमें कायिक कोशिकाओं में होता है और जिसके फलस्वरूप ये द्विगुणित युग्मक यहाँ पर आपको बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। वही अर्धसूत्री विभाजन आपको कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके ये अगुणित होते युग्मक बनाते हैं और निषेचन में यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कायिक कोशिकाएं, जिससे बॉडी आपकी बॉडी का बाकी अन्य यहाँ पर जो वृद्धि आपकी होती है, ग्रोथ होता है बॉडी में। ठीक है, जो बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़े की प्रक्रिया जो बनती है उसकी जो लगातार उसके कोशिका विभाजन होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे कायिक कोशिकाओं विभाजन, जो कि एक समसूत्री विभाजन है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए जो आपका जनन कोशिकाओं के थ्रू यहाँ पर देखा जाए तो युग्मक बनते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके थ्रू जो प्रक्रिया होती है वो आपको अर्धसूत्री विभाजन है। इसके बाद समसूत्री विभाजन देखा जाए तो केवल एक चरण में होता है, एकल चरणीय होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए अर्धसूत्री विभाजन आपका द्विचरणीय होगा। केंद्रक में एक ही विभाजन होता है किंतु गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे संस्तति कोशिका में समान रहती है। अर्थात कि देखिए विभाजन के पश्चात भी कोशिका जो नई कोशिकाएं आपको बनती हैं उसमें उतने ही आपके गुणसूत्र देखने को मिलते हैं जितना आपको मदर सेल्स में रहती हैं। मदर सेल से विभाजित होकर डॉटर सेल्स बनती हैं, तो डॉटर सेल्स और मदर सेल्स की यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए अर्धसूत्री विभाजन में केंद्र 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से मात्र आधी रह जाती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 2 बार विभाजन हो रहा है, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और यहाँ पर मदर सेल्स से डॉटर सेल्स में अगर हम देखें तो जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो आधी हो जाएगी। अर्थात मदर सेल्स में अगर 22 हैं तो यहाँ 11 हो जाएंगी। इस विभाजन में देखा जाए तो पूर्वावस्था अपेक्षाकृत सरल देखा जाए कम अवधि का होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और काइजेटमा भी यहाँ पर आपको नहीं बनते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ नहीं हो रही तो यहाँ हो रही होंगी। देखा जाए तो पूर्वावस्था 5 अवस्थाओं में बटी होती है, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। इस विभाजन में देखा जाए तो सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं और द्विसूत्री यहाँ पर होते हैं, जबकि काइजेटमा बनने में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण संतत कोशिकाओं में विभाजनता यहाँ पर नहीं पाई। आपको देखा जाए तो इसमें आपको पाई जाती है। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में वो ये हैं। इसके साथ साथ अंतिम कुछ बिंदु भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर आज का कंप्लीट होगा, जो हमने विभिन्न यहाँ पर 3 प्रमुख प्रकार के अंतर यहाँ पर डिस्कस किए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहेगी। यहाँ पे देखा जाए पहले तो मेटाफेज प्रथम में गुणसूत्र 4 सूत्री होंगे और मेटाफेज द्वितीय में समसूत्री विभाजन के समान हो जाएंगे। फिर इस विभाजन के पश्चात 2 संतति कोशिकाएं, समसूत्री विभाजन में ध्यान रखिएगा विभाजन के पश्चात 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन का काम क्या होता है? तो इसके माध्यम से आपकी बॉडी में विभाजन, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए यहाँ पर आपको समसूत्री विभाजन जरूरी है। अर्थात आपकी बॉडी कहीं कट फट गई है तो वापस से वहाँ पर उसे ठीक होने में जो होता है, आपकी बॉडी के ग्रोथ होने में वहाँ पर जो विभाजन होना चाहिए वो कौन सा है? समसूत्री विभाजन। और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या देखा जाए इसमें समान होगी, आवश्यक होगी। विभिन्नताओं के लिए यहाँ पर देखा जाए जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं वो आपको देखा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरों से अलग दिखाई देता है, उसका कारण आपका लैंगिक जन्म होता है। गुणसूत्र होते हैं जो कि यहाँ पर माता और पिता दोनों से कुछ कुछ मिलते हैं, जिसके कारण ना तो आप पूरी तरीके से माँ से बिलोंग कर रहे होते हैं ना पूरी तरीके से पिताजी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक आपको डिफरेंस आ जाता है और ये विभिन्नताओं का आपका कारण बन जाता है। बाकी यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जो समसूत्री और अर्धसूत्री यहाँ पे विभाजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है, यहाँ पर मायोसिस की प्रक्रिया होती है और यहाँ पे यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो एक यहाँ पर देखा जाए मदर सेल से यहाँ पर आपको 2 डॉटर सेल बन रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जो अर्धसूत्री विभाजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी प्रक्रिया छोड़िए, लेकिन एक मदर सेल से फाइनल यहाँ पर अंतिम अवस्था में ये
4 डॉटर सेल्स आपको बन जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए जो संख्या भी है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 अगर गुणसूत्र इसमें है तो यहाँ पर देखिए सबके पास सिर्फ 2-2 ही गुणसूत्र यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। तो इस तरीके से समसूत्री और सूत्री विभाजन में बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो आज के यहाँ पर इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट साइंस के लेक्चर में कुछ कोशिका संबंधित महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। साइंस के देखिए इन तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जीव जंतु, जीव और पादप कोशिका, तीनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो फैक्चुअल डेटा है उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, इससे एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।